कहाँ लो भैया? कहाँ तो कैसे हैं भाई आप लोग? तो आज का वीडियो हमारा कुछ 9th क्लास का जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और कहीं ना कहीं ये हमें बात है कि फिजिक्स तो हमें रियल लाइफ में काम बहुत ज़्यादा देता ही है। अगर हर एक मोमेंट में फिजिक्स क्या करता है, काम देता है। तो सब बातचीत होगा। आज का जो चैप्टर है, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का, वो कहीं ना कहीं 11th 12th और आगे भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। डेट्स बात ये होता है ना, जब हम कोई चैप्टर को रीड करते हैं, समझो मेरी बात को, तो चैप्टर पढ़ना एक अलग बात हो जाता है। मेरी बात समझना, ठीक है? और खास करके साइंस, ठीक है? साइंस में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली फिजिक्स में या बायोलॉजी को जब हम मानते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो फिजिक्स का हर एक मूवमेंट रियल लाइफ को फॉर्म करता है। आप अगर चल रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हो रहा है। आप अगर सो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिजिक्स होता ही होता है किसी ना किसी फॉर्म में, आपके पूरे डेली लाइफ 24 घंटा, ठीक है? तो आज हम कुछ ऐसी ही चीज का बात करेंगे, कुछ ऐसी ही जो चैप्टर हम ला रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्या नाम है चैप्टर का? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जी, सबसे पहले जो मैं कहता हूं, आप सबसे पहले कहां जाने की कोशिश करेंगे? कहां जाने की कोशिश करेंगे? नाम पे। नाम पता चलेगा तो भैया काम पता चलेगा। नाम नहीं पता चलेगा तो काम नहीं पता चलेगा। और नाम पे ही पूरा जो हम चीज पढ़ते हैं उस पे सब कुछ बेस्ड रहता है। उसी के फॉर्म में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले होता है कि नाम पढ़िए, उसके बाद काम करिए। सबसे पहले नाम में आ रहा है फोर्स, तो हम फोर्स को जानेंगे। एक्चुअली फोर्स है क्या? फोर्स मीन्स पुल एंड पुश। क्या मैंने कहा? फोर्स मीन्स पुल एंड पुश। अगर मैं कहूं व्हेन वी पुश, है ना भाई, पुश डाल दो, पुल एंड पुश समथिंग, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? वी अप्लाई फोर्स। फोर्स फिर क्या कर देता है? फोर्स कैन मेक इन ऑब्जेक्ट मूव। एग्जाम्पल क्या है? अब देख, चेंज क्या है? चेंज इट्स स्पीड, ठीक है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन शेप, चेंज डायरेक्शन। तो भाई साहब ये पूरा फोर्स की कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो बन रहा है क्या? हाँ, तो फिलहाल के लिए इतना ही। कितना ही? इतना ही। तो चलो इसको थोड़ा हिंदी अनुवाद से और कुछ सामने चीज को देखते हैं। देखो, सबसे पहले फोर्स का मतलब क्या होगा? आ जाओ। फोर्स मींस पुल एंड पुश। अरे भैया, फोर्स का मतलब होता है पुल एंड पुश, है ना भाई साहब? पुल मतलब कोई दरवाजा खींचो, किसी को खींच रहे हैं, ठीक है? पुल मतलब क्या होता है? खींचना। कोई, अगर मैं मार्केट जाऊं तो मार्केट में दरवाजा दिखता है जी। अब तोरा यहाँ थी दरवाजा है ना, तो कौंची दरवाजे को कौंची करता है? खींचता है, ठीक है? पुश तो हो गया धकलना, और पुल हो गया उसको खींचना। अब खींच रहा है, तुम्हारा जितना क्वांटिटी शरीर में बना है, मास है जितना, ठीक है, उसी के फॉर्म में तुम खींच रहा है ना, तो फोर्स लगा ना। अब उसी को तुम धकेल रहा है, ऐसे धकेल रहा है, तो पुश कर रहा है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो फोर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? मेरी बात समझा क्या? तो फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स देख लो, फोर्स मीन्स पुल एंड पुश। अब देखो, व्हेन वी पुल एंड पुश समथिंग, जब हम कुछ, व्हेन वी
पुश एंड पुल समथिंग, कुछ चीज को हम पुश एंड पुल करते हैं तो वहां क्या होता है, कोई चीज है, मान लो यहां पे कुछ रखा हुआ, मैं क्या कहूं, अरे क्या करूं, ये यहां पे क्या ये चीज है, अब डेफिनेशन से कूदो ना, इस पे कूदो ना। फोर्स मीन्स पुल एंड पुश, फोर्स मीन्स बेटा पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, व्हेन वी पुश, व्हेन वी पुल एंड पुश समथिंग, समथिंग मतलब कुछ है, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वी, इसमें क्या हो रहा है, वी अप्लाई फोर्स, इसमें क्या हो रहा है, अप्लाई फोर्स हो रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है फोर्स, एंड फोर्स फिर क्या कर रहा है, अब भले ये बता औकात से बाहर है दीवार, मतलब मेरा मास कम है, इसका मास नजार, तो कैसे है ना, तो वो अलग बात है। तो फोर्स फिर क्या करेगा कोई ऑब्जेक्ट पे, फोर्स कैन मेक इन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स फिर क्या करेगा, उसको मूव करा देगा। और एग्जांपल में देखो, चेंज इन स्पीड, तुम जा रहे हो, हाँ, तो ऐसा मुड़ना है, तुम जा रहे हो, मान ले ये बउआ जो है ये गाड़ी पे बैठ के मोटरसाइकिल पे जा रहा है, अब इसको क्या करना है, हमको स्पीड चेंज करना है, तो एस्केलेटर देगा ना, एस्केलेटर देगा, उसमें हाथ में फोर्स, मसल फोर्स लग रहा है ना, एस्केलेटर दे रहा है ना, तो फोर्स बढ़ रहा है ना, फोर्स अप्लाई हुआ ना, तो स्पीड चेंज हुआ ना, चेंज इन डायरेक्शन, मसल फोर्स लगा ना, तो स्पीड हुआ ना, चेंज इन शेप, कोई चीज है उसको ठोक के फोर्स लगा कोई चीज का चेंज कर दो शेप, तो फोर्स का मतलब समझा, एक बार देख ले यार, फोर्स मींस पुल एंड पुश, व्हेन वी pull and push something we apply force can make an object move easy, a change in speed, a change in shape, a change in direction। समझ गए लोग, समझ में आया बेटा, समझ में आया क्या, अरे बोल समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, फोर्स क्या होता है, मेरे साथ बोलेगा क्या एक बार, चल मेरे साथ बोल एक बार, रिपीट कर, फोर्स का मतलब होता है, फोर्स मींस पुल एंड पुश, पुल एंड पुश, व्हेन वी पुल एंड पुश समथिंग, हम क्या करते हैं, पुल एंड पुश समथिंग, कुछ चीज को हम पुल और पुश करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फोर्स, वी अप्लाई फोर्स कैन मेक इन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स अप्लाई करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मूव होने लगता है, तो उसके बहुत सारे एग्जांपल, चेंज इन स्पीड, चेंज इन शेप, हर कुछ, मसल फोर्स हो गया, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी एक चीज बताना नहीं चाहता हूं कि एक चीज और समझ लो, मैं आगे बताऊंगा। फोर्स अब पेयर में चलते हैं, किसमें चलते हैं, फोर्स पेयर में चलते हैं, ठीक है, फोर्स पेयर में चलते हैं, मैं भी बताऊंगा, मतलब कि आगे जब हम पढ़ेंगे न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ तब बताएंगे। तो ये सब चीज हो गया भाई सर, है ना। फोर्स आगे 11th में जब जाओगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले एरिस्टोटल साहब थे, उनने किया, फिर उसके बाद गैलीलियो साहब थे, उनने ये सब चीज किया, तो ये सब बहुत सारी चीज जो होगा तुम्हें सुनने को जाने को मिलेगा 11वीं क्लास में, ठीक है। एरिस्टोटल साहब ने बायोलॉजी का भी खोज किया था, है ना, वो मल्टीपल टैलेंट के बंदे थे, उसने सब कुछ कर दिया था, मल्टीपल टैलेंट के बंदे थे। तो यही पे होता है बेटा फोर्स का खत्म। फोर्स की हम आगे की जानकारी भी लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, यहां लिख दूं, force and as long as no force is on in object is remain in its करंट। ये चीज समझने को दौड़ता हूं, वीडियो बन रहा है ना बेटा, अब मैं ये चीज समझने को दौड़ता हूं, जल्दी सबको समाप्त करते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन फोर्स एंड मोशन में, रिलेशनशिप होता है फोर्स एंड मोशन में, as long as no force is applied on an object, it remain its current state, ठीक है, करंट स्टेट मतलब अगर मान ले यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां पे मान ले बॉल पड़ा हुआ है, बॉल क्या है अभी फिलहाल रेस्ट में, देखना इधर एग्जांपल समझ, बॉल क्या इधर रेस्ट में, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन, ये क्या अपना भाई रेस्ट में। अब ये मोशन कब करेगा, अब ये मोशन सिंपल सा है भाई, दिमाग लगा, मोशन कब करेगा, जब इसमें
कोई ना कोई बल लगेगा, मतलब कि कोई ना कोई इसमें फोर्स लगाएगा। इस बॉल में क्या करेगा भाई साहब, फोर्स लगाएगा। तो कोई आदमी, बच्चा था, बच्चा आया, यहां से बच्चा आया, तो यहां पे क्या, बॉल अपना रेस्ट में था, बच्चा आया, इसको किक कर दिया। अब किक करा तो फोर्स लगा, किक करने पे फोर्स लगा, तो क्या हो गया, मोशन करना ये स्टार्ट कर, चलते गए। तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। कोई चीज अगर रेस्ट में है, अगर उसको फोर्स दिया जाए तो वो मोशन करेगा, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। अगर किसी चीज को फोर्स नहीं दिया जाएगा तो बेटा वो रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, वो मोशन नहीं करेगा, तो फोर्स नहीं लगेगा, तो इसमें रिलेशनशिप है ना। समझ में आया क्या लाला, समझ में आया क्या, दोनों समझ में आ गए ना। अभी मेरा क्या था, मैंने तेरे को समझा दिया, अभी फोर्स समझा दिया तेरे को, और रिलेशनशिप बिटवीन मोशन और फोर्स में बता दिया। आगे चलें, आगे तो चलना पड़ेगा ना। फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। क्या हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता भाई, फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, फोर्स आर मेनली टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स हो जाता है, पहला वायलेंस फोर्स, दूसरा वायलेंस फोर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले फोर्स, दिस टू फोर्स इफेक्ट दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे। समझ गया, दिस टू फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे, मतलब फोर्स आर मेनली टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। और ये जो दोनों फोर्स है, दिस टू फोर्स इफेक्ट दी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन डिफरेंट वे। अरे लाला, मतलब ये दोनों जो, अच्छा मैं समझाऊंगा एक मिनट, ये जो दोनों है, फोर्स आर मेनली टू टाइप्स, ये बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, ये जो दोनों फोर्स है, दिस टू फोर्स इफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इफेक्ट डालते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन में, मतलब ऑब्जेक्ट को मोशन करवाने के लिए, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट डालने का फॉर्म है ऑब्जेक्ट पे, वो डिफरेंट वे है। यही कहता है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। समझा क्या, मैं समझाया क्या तुझे, आगे चले क्या, चलो। क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं, बैलेंस फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस देयर बिकम जीरो। तो मतलब कि दिस मीन्स दिस एंड स्पीड कांस्टेंट। समझो भाई, आज स्पीड इट्स, या मैं कर देता हूं, स्पीड इट्स डज नॉट चेंज। समझो थोड़ा सा यहां पे बात को, जब हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस देयर total effect become zero. This means the object does not move and its speed is does not change, and its speed is does not change. मतलब क्या कह रहा है कि बैलेंस की बात समझना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। समझ में आया लाला, मैग्नीट्यूड का पहले शब्द पे ध्यान देते हैं, फिर आगे का हम कार्यक्रम करेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो पहले दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बैलेंस फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, दिमाग में लाओ, इमेज बनाओ क्या हो रहा है, समझो इधर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस देयर टोटल इफेक्ट become zero. This means the object does not move and does not change in speed. मेरी बात समझना, मान ले कि ये एक डब्बा रखा है, जल्दी करते हैं यार, इसमें इन सब में टाइम लगाएंगे क्या। यहां पे क्या है, एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, डब्बा रखा हुआ है। मान ले कि डब्बे में 10 न्यूटन का फोर्स इधर साइड से लग रहा है, ठीक है, इधर राइट साइड, मतलब इधर इस साइड से क्या कर रहा हूं मैं, 10 न्यूटन का फोर्स, और उधर से कितना लग रहा है, उधर से भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। अब एक डिब्बे पे जब इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जब इधर से 10 न्यूटन का लगेगा, तो मेरे भाई बात बताओ, कॉमन सी बात है, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 0 ही तो हो जाएगा। क्वेश्चन बता, पूछ, एग्जांपल देख, क्वेश्चन देख, डायरेक्शन देख। फोर बैलेंस फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल दोनों जो फोर्स लगा रहे मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस देयर total effect become zero, there means the object does not move, okay, got it, does not move, ठीक है, and its speed does not change, एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल ले, ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन था पूरा कवर करा कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, मैं हिंदी अनुवाद अब करता हूं। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट में इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। देख यहां पे मान ले कि ऑब्जेक्ट रखा, मैं इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, वहां पे कोई इधर खड़ा है, वो क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा है, वो उधर से फोर्स लगा रहा है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो दोनों जो फोर्स होगा उस फोर्स में क्या हो जाता है, उस फोर्स में कैंसल आउट हो जाता है, दोनों फोर्स कैंसल आउट होके एफ नेट 0 आ जाता है। अरे सीधी सी बात ले लेना भाई, टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, ठीक है, जहां से 5 लड़का, अच्छा मैं एग्जांपल, रुक जा, यहां से 5 गो लड़का इन रस्सी को खींच रहा है, उधर से 5 गो लड़का 5 गो रस्सी को खींच रहा है। अब जो रस्सी को खींच रहा है तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों रस्सी को पकड़ के ऐसे करके खींच रहे हैं। अब रूप जो रस्सी है आगे पर होगी, टेंशन आएगा, टेंशन फोर्स आएगा। जो रस्सी है तो रस्सी का जो फोर्स हो गया वो तो इक्वल हो गया ना, मतलब बराबर फोर्स हो गया, तभी तो रस्सी एक जगह अटका हुआ है, दोनों रस्सी। अबे गधे, अगर रस्सी मान ले कि उधर से 5 गो आदमी, इधर से 5 गो आदमी, दोनों एक दूसरे को रूप को खींच रहे हैं, और उसका एक टाइम के बाद वो रस्सी क्या कर रहा है, हिल नहीं रहा है, एक ही जगह पे अटका हुआ है, ना स्पीड चेंज कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ठीक, क्यों कारण है क्योंकि जो इधर से फोर्स लगा, इधर से दोनों कैंसल आउट करके क्या हो गया, स्टेबल फोर्स हो गया, इसलिए वो चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए चेंज डायरेक्शन क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, एक जगह क्या हो गया, अस्थिर हो गया, इसी को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। इसलिए तो तेरे को समझाया है, बैलेंस फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, कैंसल आउट होके एफ नेट फोर्स इक्वल आ जाता है, इधर से भी इधर से दोनों कैंसल आउट हो जाता है। अब देयर टोटल इफेक्ट बिकम 0, दिस मींस द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इट्स फोर्स। समझ गए होगे मेरी भाई, बैलेंस फोर्स समझ गए होगे। बैलेंस फोर्स एक बताओ तो दूसरे पे चले, अनबैलेंस फोर्स पे चले, चलो भाई। इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स, इफेक्ट बैलेंस फोर्स क्या करता है, जैसे बता, बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज मोशन, बट क्या करता, बट दे कैन चेंज इन, बट दे कैन चेंज द शेप ऑफ इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बैलेंस। जैसे मैंने बताया बैलेंस फोर्स। तो देखो इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, अगर बैलेंस फोर्स की इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज मोशन, ठीक है, मोशन, बट दे कैन चेंज द शेप ऑफ इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। देखो ये क्या करता है, ये क्या नाम है, ये बैलेंस फोर्स इफेक्टली क्या करता है कि किसी बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को तो बेचारा चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स एफ नेट 0 हो जा रहा है कैंसल आउट करके, इसीलिए वो स्टेबल रह जा रहा है, लेकिन उसका जो शेप होता है वो चेंज कर सकता है। कैसे, देखो जैसे ये रबर है, ठीक है, अब इस रबर को मान लो कि ये रबर एक पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है, ये पोजीशन पे है।
अब इस रबर को ना मैं उधर ले जा सकता हूँ ना मैं इधर, लेकिन इसको मतलब अपने मसल्स का यूज करके, मसल फोर्स का यूज करके इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, फिर इसको पास ला सकता हूँ, मतलब इसको घेर तार कर सकते, इसकी शेप को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। देख सकते हो शेप को क्या कर सकता हूँ मैं, चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसका जो मोशन है वो डज नॉट चेंज, बट change in a shape is the called of a balance force and it's the called of a effect of a balance force। इधर अंडर जिस पे हम लोग जाते हैं जिसको हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फोर्स यही था ना जी, ठीक है। कहां थे, अनबैलेंस्ड। जब हम लोग अनबैलेंस फोर्स इज नॉट equal more force apply from one side object move change in speed, change in डायरेक्शन, ठीक है। देखो जब हम लोग अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स इज नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। क्यों नहीं, जब बैलेंस फोर्स हमने पढ़ा तो उसमें क्या कहा गया, इक्वल मैग्नीट्यूड। बैलेंस फोर्स में क्या था, इक्वल मैग्नीट्यूड था। क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट पे अगर वही चीज फोर्स लग रहा होगा, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं करेगा, वही रहेगा। क्योंकि इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रूफ, अब जैसे टंग ऑफ वॉर का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वो रूफ क्या हो जाता है, कांस्टेंट, मतलब वो रूफ क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आगे इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, मतलब हर डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है उसे क्या पढ़ोगे मीडियम, जो मतलब होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ आप फोर्स लगा, यहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, तो जो एक पॉइंट पे इधर से जब फोर्स लग रहा है तो क्या कर रहा है, बॉडी एक ही जगह पे स्टेबल पॉइंट ऑफ हो जा रहा है, मतलब जितना भी ये फोर्स लगा है तो एफ नेट फोर्स जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि अब एक सिंपल सा जवाब दो भाई, एक कॉमन सा जवाब दो, वीडियो बन रहा है ना, एक सिंपल सा मैं जवाब पूछता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं खड़ा हूं क्योंकि मैं अपने ही फोर्स पे, अपने ही फॉर्म पे क्या है कि मैं खड़ा हूं। अब एक बात बताओ, मुझे कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है, और इधर से भी मुझे फोर्स लगा रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा है, तो मैं तो यार यहीं खड़ा रहूंगा ना। एक्चुअली फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब फोर्स मेरे में 0 लग रहा है। कैसे पता, मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं ना यार, मैंने तेरे को तो बताया ये चीज की रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तभी तो मोशन करेगा, अरे करेगा कि नहीं, अगर करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे हूं, मेरे से इधर 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लग रहा है, तो कैंसल आउट होकर एथनेट 0 लग जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस हो गया फोर्स, मतलब शब्द में देखो ना, बैलेंस फोर्स हो गया, मूव ही नहीं कर रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा, मतलब इधर जितना भी फोर्स लग रहा हो बैलेंस, एफ नेट 0 हो गया फोर्स। उसी का अपोजिट देख लेना यार, उसका अपोजिट देख ले कि अनबैलेंस फोर्स इज नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। क्यों, उसका रीजन है, अगर मान ले उसका रीजन क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ पे क्यों नहीं है। अब यहाँ पे वही चीज मैं एग्जांपल ले लूंगा, यहाँ पे एक डिब्बा रखा गया, अनबैलेंस फोर्स इज नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। why this is a reason. What is reason is the when more force apply from one side, मान ले 50 न्यूटन का
मैंने यहां से फोर्स दिया, व्हेन मोर फोर्स अप्लाई फ्रॉम वन साइड द ऑब्जेक्ट मूव, ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा और इट्स चेंज इन स्पीड, और क्या करेगा, स्पीड भी चेंज कर देगा और डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। कोई ऑब्जेक्ट है जो ये हमारे चलता है कि कोई गाड़ी है, गाड़ी को मैंने गाड़ी है वहां पे मैं बैठा, उसमें क्या किया, एक साइड इधर से क्या दिया 50 न्यूटन, इधर से क्या दिया एक्सलेटर दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी आगे बढ़ेगी जाएगी। अब उसी एस्केलेटर से चेंज कर लेगा डायरेक्शन, जो नॉर्मल लाइफ में चलता है फिर चेंज कर लेगा। अब ऐसा तो नहीं है एक बाइक जा रहा है उधर से भी, मतलब कि मान लो उधर से भी क्या हो रहा है 10 न्यूटन का, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, उधर से भी इधर से भी, मतलब कि क्या होता है इधर से ये इधर हो जाता है ना, इधर से भी क्या कर रहा है 10 न्यूटन का, इधर से भी 10 न्यूटन का, इधर से भी 10, इधर से भी 10 न्यूटन भाई उस गाड़ी पे लग रहा है, लाइक एक्सटर्नल, वो खुद का नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इधर से पड़ रहा है तो भाई वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स जो हमारे नॉर्मल लाइफ में चलता है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको है ना मूव करवाना, कोई बैठा तो वो चल गया उठा, मतलब एक नॉर्मल फोर्स जो चलता है भाई, चला लगा उधर गया इधर गया भाई, एफ नेट जीरो नहीं होगा मान ले, न्यूटन डॉट फोर्स वेलोसिटी हुआ तो उसका कोई ना कोई ये हो जाएगा, मतलब फोर्स जो होगा कोई ना कोई फोर्स लग जाएगा, कुछ ना हो जाएगा, तो उसको हम कह देते हैं अनबैलेंस फोर्स, जो इसका इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ से हम अप्लाई फोर्स करेंगे साइडल, अब देख लो ना भाई, टंग ऑफ वॉर देख लो है ना, एग्जाम्पल ले लो, मेरे को मान लो रस्सी, तो रस्सी क्या हो जाता है, रस्सी क्या हो गया, रस्सी रूप क्या हो गया, वो एक स्टेबल फॉर्म, वो मोशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब इधर ज्यादा खींचना, देखो मेरे को देखो अब क्या कर रहा है, इधर 5 आदमी इधर ज्यादा खींच रहा है, इधर फोर्स इधर ज्यादा लग रहा है तो वेलोसिटी इधर होगा, इधर ज्यादा लग रहा है इधर वेलोसिटी होगा, इधर हो रहा है इधर खींच लगा, इधर खींच लगा। अरे फोर्स लगाने पे जो मोशन चेंज हो रहा है, जिसका एफ नेट जीरो नहीं आ रहा, उसको हम अनबैलेंस फोर्स कह देते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल नहीं समझा, इतना बात समझ गया? ठीक है, अब 2-3 चीज समझ। क्या हो गया? पहला, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट increase and decrease of change डायरेक्शन, और देख लो चेंज स्पीड, सब काम कर सकता है। जो बैलेंस फोर्स नहीं करेगा वो सब ये काम करेगा, और जो बैलेंस फोर्स भी नहीं करेगा वो भी ये करेगा। इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स, तू क्या कहेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? मैंने तेरे को यही चीज तो समझाया लाला, वीडियो तो बंद नहीं हुआ, जल्दी जल्दी करते हैं। मैंने तेरे को यही चीज तो समझाया कि इफेक्ट पड़ता है अनबैलेंस फोर्स पे। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अनबैलेंस फोर्स से? कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसको चलाने का काम करेगा। मूव स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप है, उसको अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, मूव करने का काम करेगा, मूव करेगा, जीरो नहीं होगा, चलेगा, कोई ना कोई उसका फोर्स होगा। चेंज डायरेक्शन, चेंज करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। चेंज इन स्पीड मतलब कि नॉर्मल लाइफ में जो हम जीते हैं, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का यूजफुल बहुत होता है। क्या होता है? बहुत होता है, ठीक है। तो भाई साहब ये होता है कि ये होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स, कि कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट को चलाना, इंक्रीज मतलब किसी स्पीड को बढ़ाना घटाना, और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग। अच्छा एक चीज और बताओ कि जो अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। चले आगे चलते हैं दोस्त, अब देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट that in a object remain at rest or in uniform motion as external unbalanced
फोर्स है ना मेरे भैया, है ना मेरे लाला, यही है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ, स्टेट दैट इन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट लॉ मतलब न्यूटन साहब थे, साइंटिस्ट थे, अपने नाम पे वो लॉ को दिए थे, ठीक है। उसने अपने नाम पे क्या दिया था, लॉ को दिया था। तो उस लॉ का क्या कहना था, अगर स्टेट दैट इन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कोई स्टेट में है, कोई ऑब्जेक्ट दैट इन ऑब्जेक्ट state that in an object remain at rest or in uniform motion, बताया था यूनिफॉर्म मोशन, कनेक्ट करो तब तक फिर बताता हूं। यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इन एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। देखो अगर ये मानो कोई बॉडी है, क्या है, कोई यहाँ पे बॉडी है, एक बस में, मान लो ये क्या है, एक बस है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, बताओ, ये क्या है, एक बस है, ठीक है। ये क्या है, एक बस है, समझ में आया, ये क्या है, एक बस है, ठीक है। अब ये बस में ये चिमनी पकड़ के या कुछ वो पकड़ने वाला होता है, उसको पकड़ के खड़ा है। अब इसकी जो बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है। अब ये रेस्ट में, मान ले एक बस है, बहुत सारा है, वही भाई यार तू रियल लाइफ में एग्जाम्पल नहीं देखा क्या, एक बस पे गया, तू ऐसे खड़ा है, पकड़ के खड़ा है और ऐसी अचानक बस स्टार्ट हुआ, तू पीछे की साइड चला गया, बस आगे गया, तू कहां चला गया, पीछे की साइड चला गया, थोड़ा सा कनेक्ट करो। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा। एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना पड़ेगा तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। मतलब सर देखो, अगर तुम इस बस में ऐसे करके लटके हुए हो तो तुम एक्चुअली यार तुम ऐसे करके लटके हुए हो पकड़ के, और तुम क्या हो भाई, रेस्ट में हो पूरे, ठीक है। तुम क्या हो, रेस्ट में हो, समझ में आया, तुम क्या हो, रेस्ट में हो। बस चला, बस में क्या था, ड्राइवर बैठा, ड्राइवर ने क्या किया, बस में एक्सीलरेटर दाबा तो भाई फोर्स लगा, तो जैसे ही फोर्स लगा तो भाई एक्सटर्नल, अब वो अपना फोर्स तो नहीं यूज कर रहा है हिलने के लिए, पीछे हिलने के लिए अपना फोर्स तो नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन, बस वाला लगा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगाएगा तो ये पीछे चला जाएगा, तब ये मोशन फॉर्म करेगा, नहीं तो ये रेस्ट में रहेगा। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो बॉडी क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर फॉर्म में, अगर वो जो बताया था मैंने, अगर यूनिफॉर्म मोशन में वो अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रह जाएगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे एग्जांपल लेके बताया था, वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसे हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, और इसे हम कह देते हैं, इसे हम इनर्शिया भी कह देते हैं। कैसे कहते हैं इनर्शिया, आ जाओ थोड़ा सा हम इनर्शिया के बारे में चर्चा करें। क्यों, क्या इनर्शिया टेंडेंसी ऑफ inertia is the tendency of an object to resist any change in its state। मतलब होता है कि इनर्शिया ये चीज कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। अगर ये बैठा हुआ है, अगर ये रेस्ट में है तो यार मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। अगर ये इनर्शिया
कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, देखो समझो, आसानी से समझो, अगर कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यार वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यार मोशन में ही रहना पसंद करेगा। मतलब इनर्शिया वो होता है, आलस का नाम सुना, आलस का नाम सुना। आप मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या आप सब्जी ला रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, घर में बैठे हुए हो, मम्मी ने कह दिया कंबल लम्बल ओढ़े हो, अभी ठंडी का सब टाइम, तो अब तो जाने वाला, तो मम्मी ने कह दिया है बेटा जाओ सब्जी लेके, आपकी फ्लो बना, पढ़ रहे हो, फ्लो बना, जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? उसको ही कहते हैं इनर्शिया। आप रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में ही रहना पसंद करोगे। अगर आप सब्जी ले रहे हो, कोई काम कर रहे हो, घर का काम देखो करोगे तो करते रह जाओगे। मतलब आप मोशन में हो तो इनर्शिया चाहेगा भाई साहब मोशन में रहे, आप रेस्ट में हो तो इनर्शिया चाहेगा भाई रेस्ट में रहे, उसे हम कह सकते हैं इनर्शिया। ये देखो ना, इनर्शिया मींस द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। खत्म बात। अब चलो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। पहला क्या होगा, ठीक है, पहला क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन अथवा इनर्शिया, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप या थ्री देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। मान ले कि कितने होते हैं भाई साहब, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई चीज रेस्ट में रहना है, रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और ये इनर्शिया जो रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है लाला? इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। सिंपल है ना, मैं एग्जांपल एक बताता हूं, घर में करना तो सबने करा होगा, देखा भी होगा। गिलास में पानी लो, ठीक है, एक गिलास में पानी लो और उस गिलास के ऊपर एक कुट टाइप का रखो। लेकिन ये समझना कि अब तुम जो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, उस प्लेट के या कुछ चीज के ऊपर, जो प्लेट भी है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई, जैसे गिलास में पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, उसके ऊपर कोई एक प्लेट रख दो और कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है, जो हैवी होना चाहिए इन दोनों से कंपेरिजन में। क्या होना चाहिए? हैवी होना चाहिए प्लेट के फॉर्म के कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यों बोला? क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। रेस्ट, सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो आप देखोगे कि जब आप गिलास में पानी लोगे, प्लेट लोगे, प्लेट का मास कम और इनर्शिया जो ऊपर उसका मास ज्यादा है, तो क्या होगा? इनर्शिया उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो है जब किसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। खींचोगे तो इनर्शिया क्या अपने आप उसका मास को रेस्ट में रहना पसंद करेगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्लेट को हटाओगे इससे नीचे चला जाएगा, क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि मास, पहली बात तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस पे प्रोपोर्शनल होता है? मास के प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया क्या कहता है? भाई साहब अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहना पसंद करूंगा, अगर मैं मोशन में तो मोशन में रहना करूंगा। मेरी बात, अगर मैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है तो भाई डायरेक्शन से मोशन पसंद करूंगा, ठीक है। ये चीज वैसे कहता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के भी, ठीक है। ये सब हो गया। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो पता ही है भाई साहब, है ना। तो ये चीज हो जाता है डेटली है कि जो ऑब्जेक्ट जिस फॉर्म में है, अगर वो मोशन में है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करता है, उसको मोशन ही पसंद होगा, ठीक है, उसको मोशन ही पसंद होगा। और एक्चुअली ये क्या है, हाँ, जो चीज क्या है, सीधी बात है कि इनर्शिया क्या, अगर मोशन में है तो भाई उसको मोशन ही पसंद, यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहा है तो भाई मोशन ही पसंद होगा। अगर रेस्ट में है तो भाई रेस्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है, रेस्ट में ही पसंद करेगा इनर्शिया, ठीक है। अगर डायरेक्शन तो डायरेक्शन में ही चेंज करेगा। तो भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो? प्रोपोर्शनल था मास के। इनर्शिया ऑफ मोशन किसके प्रोपोर्शनल? वेलोसिटी के। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो भाई साहब, और एक बात होता है, इनर्शिया क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो उसी को बाद में क्या किया न्यूटन ने
लॉ बना लिया, अपना लॉ बना लिया। न्यूटन ने क्या किया भाई साहब, इसको अपना लॉ बना लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो मैंने कहा भी था इससे मैच करता। तो ये कुछ इनर्शिया की बात हो गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि सेकंड लॉ के समझने से पहले ये चीज समझो कि एक्चुअली में मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा काम भी आता है इसका, अभी नहीं आएगा, मतलब अभी भी आएगा सम कुछ क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 11-12 में बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है, जो चल रहा है ना। तो आज अब देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या हो जाएगा, momentum means the product of mass and well, इतनी बात समझो लालो मेरे तो ये चलो यार। अरे मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट उसका मोमेंटम हो जाता है ना। कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर तू ऑब्जेक्ट है, अगर मान ले तू व्यक्ति है, तेरे अंदर मास तो हो गई मास है, और तू वेलोसिटी कर रहा है, तू मान ले कि तू ये है, ठीक है, तू आदमी, ठीक है, तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर मास है, तू क्या कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, तू मोमेंटम ही तो कर रहा है। और यहाँ से तू आगे गया, मूवमेंट ही तो करा, तेरे अंदर मास है, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा थे, उसका क्या होगा, जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ज्यादा क्या करेगा, मोमेंटम करेगी ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा। चलो, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। गांठ बांध के दिमाग में डाल ले, ठीक है। चल, अब दूसरी चीज क्या हो जाती है, मोमेंटम को हम किससे करते हैं, हम स्मॉल p से क्या करते हैं, हम डोनेट करते हैं। हम कैसे करते हैं, स्मॉल p से हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर का साइन, क्योंकि मोशन है ना कर रहा था, वेक्टर का साइन होता है, ठीक है, जिस तरह जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, भाई साहब, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। क्या हो जाता है भाई साहब, मास इंटू में वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू में वेलोसिटी। ये क्या हो जाता है भाई साहब, मोमेंटम की परिभाषा हो जाती, मतलब मोमेंटम का क्या हो जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। क्या फॉर्मूला आ जाता है भाई साहब, क्या फॉर्मूला आ जाता है कि मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर ये हमने जो चीज पढ़ा, तो ये चीज बताओ, अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, इसकी SI यूनिट क्या होगी, और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है, क्वांटिटी बताओ और SI यूनिट। तुम बोलोगे सर मास का क्या हो जाता है, kg, और वेलोसिटी का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाता है इसका, kg मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सिंपल सा लैंग्वेज, वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर हो जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज थी हमारी मोमेंटम के बारे में। चलो एक बार हम लोग कह देते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मींस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हम उसको मोमेंटम कह देते हैं। फॉर्मूला देख लिया, हम मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू m इंटू वी। अच्छा, हम लोग ने इसकी SI यूनिट देखी, क्या देखी, m का क्या होता है kg, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी का ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब। मोमेंटम समझ में आया कि नहीं बताओ, तो ठीक है भाई साहब। आगे आप चलते हैं, जो मेन लॉ है जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ पे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो देख लो कि मैं पीपीटी दे दूंगा, उसमें से एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा है उसको आप कॉपी कर लेना, याद कर लेना, जो करना हो करना। लेकिन जो सबसे पहले इसका फॉर्मूला डेफिनेशन करना सीख लो, और कैसे होता है नहीं होता सब कुछ देख लो, ठीक है, समझ लो। बाद में जब समझ के तब जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो और बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने मोमेंटम पहले बताया सेकंड लॉ पहले, अब ये भी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल सबसे पहले लो कि मान लो कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, गाड़ी। ये गाड़ी जो है, इस पे अगर मैं अभी फोर्स लगा रहा हूँ तो ये गाड़ी जो है, पहले इसकी वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर थी। अब उसके बाद क्या हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, वेलोसिटी हुआ तो कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक है। उसी प्रकार से एक क्या कहते हैं, मैंने एक गाड़ी लिया, उसने भी क्या करा, 0 किलोमीटर पर आवर पहले उसकी वेलोसिटी, फिर उसने 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर तय करा। लेकिन फर्क इतना था, उसने 3 सेकंड में तय कर लिया, इसने 5 सेकंड में तय कर लिया। बस बात यही है, समझा। तो कोई भी अगर कोई मतलब कि यार, अगर मान ले कोई ऑब्जेक्ट की मेरे को मोशन करना, अगर मूवमेंट करना है, उसकी वेलोसिटी चेंज करनी होगी, है ना। जैसे कि मोमेंटम हमने पढ़ा था mv, ठीक है, mv अभी पढ़ा था, p हम उसको डोनेट करते हैं, मोमेंटम को p से हम लोग डोनेट करते हैं, और p इक्वल टू mv हो जाता है, ठीक है, p इक्वल टू m इंटू v, ठीक है, समझाया अभी। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना है तो मैं इसको फोर्स दिया, ठीक है, इस 0 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी थी, फिर 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है, 5 सेकंड में। वही क्या हो गया, ये जो था, ये दूसरी गाड़ी, वो भी 0 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी, फिर क्या हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई 3 सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस फॉर्म में आ रहा है, वो जल्दी ये कम कर पा रहा है डिस्टेंस, वेलोसिटी एक डिस्टेंस ये कम कर पा रही है, ज्यादा कर पा रहा है, सॉरी, ये ज्यादा टाइम में क्या कर, इसने क्या किया, 5 सेकंड में इतना तय किया 0 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर से। और ये जो है, ये वाला जो गाड़ी है, इसने 3 ही सेकंड में इतना, मतलब कि 0 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर तय किया। यही इसका एक्सप्लेनेशन, सब कुछ यही कहता है। और एक चीज और, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, है ना। उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बताओ मुझे, उतना ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है, जितना आप फोर्स लगाओ उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी भागेगी। अरे समझ में आया, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं, अब तो मेरे ख्याल से नहीं रुका होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला देखने जाऊं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स प्रोपोर्शनल, फोर्स किस पे प्रोपोर्शनल होता है, दी चेंज, दी सॉरी एफ प्रोपोर्शनल दी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या हो जाता है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल, दी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट को क्या कहते हैं हम लोग फिजिक्स में, डिवाइड बाय टाइम। मतलब क्या हो जाता है, कितना से कितना कोई ऑब्जेक्ट में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो कितना से कितना डिवाइड बाय टाइम, कितना से कितना कम समय में कितना ज्यादा चेंज मोमेंटम करेगा। मेरी बात समझ गए क्या, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाकी बात आप उसमें से पढ़ लेना, आज जो पीपीटी दूंगा तो ये चीज हो जाता है। देखो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं इसका देखूं, चेंज क्या आ जाएगा, देख लो, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई साहब, एम बी है ना, माइनस इसका कितना होता है, एम यू इनिशियली हो ना, एम यू अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहां से मास क्या आ जाता है भाई साहब, कॉमन आ जाता है, बचता क्या है, वेलोसिटी, बस टाइम, ठीक है, अपॉन में टाइम। आ जाओ देख लो, एक्सेलरेशन क्या आ जाता है,
एम ए। तो क्या हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, क्या आ जाता है एफ प्रोपोर्शनल एम ए। ठीक है, तो अब इसमें है क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अब मैथमेटिक्स कहता है जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं, अगर जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं, वीडियो बन रहा होगा है ना, जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है। तो मान लो कांस्टेंट वैल्यू के, ठीक है, के एम ए, ये के एम ए हो गया। तो एक कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है। के जो होगा ना, इसका भी कोई मैथमेटिकल वैल्यू। जब न्यूटन साहब ने इस के को कैलकुलेट किया तो हमारा क्या निकला, के 1, इसकी वैल्यू 1 निकली। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स आगे पढ़ोगे, उसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। आगे बहुत सारा पढ़ोगे, प्लैंक कांस्टेंट पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, बहुत सारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद के क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आ गया, अगर कुछ और वैल्यू रहता, कुछ और चीज रहता तो हम कुछ और लगाते, लेकिन के 1 हो गया तो 1 को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया एम ए। तो ये क्या हो गया भाई साहब, हमारा सेकंड लॉ का डेरिवेशन करके हमारा फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा ये फॉर्मूला आ गया सेकंड लॉ ऑफ अ मोशन। ठीक है मेरे भाई, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, पीपीटी में जा चेक कर लेना, सेम कुछ जब आप पढ़ोगे ना, आप जब वो पीपीटी आप पढ़ोगे ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना, सेम ऐसे ही लगेगा। ठीक है, इसलिए बताया। तो ये क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, देख लो देख लो। तो इसका क्या किया हमने, एफ प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो भाई साहब एफ प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन मोमेंटम कम से कम टाइम में। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब भाई साहब देखो, फाइनल का एम वी माइनस मोमेंटम माइनस एम वी माइनस में टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने एम क्या आ गया भाई साहब, कॉमन आ गया, और इसको क्या वी माइनस यू अपॉन में टू अपॉन में टाइम। तो भाई इसका क्या आ गया भाई साहब, एस्केलेशन आ गया, एस्केलेशन एम इंटू ए, एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ गया भाई साहब, प्रोपोर्शनल क्या होता है मैंने बताया, प्रोपोर्शनल का साइन जैसी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। कांस्टेंट वैल्यू को जब कैलकुलेट करने सेकंड लॉ का फॉर्मूला आ गया, जिसको हम कहते हैं एफ इक्वल टू एम ए। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड लॉ। तो हम लोग थर्ड लॉ पे अब हम लोग थर्ड लॉ पे चलते हैं, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, लास्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिंपल एक लॉ है, समझो, मैं समझाता हूं। ठीक है, चालू किया था कि नहीं, हाँ ठीक। क्या हो जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ हो जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है यार, बहुत सारा एग्जाम्पल की तो कमी नहीं है, एग्जाम्पल को तो कमी नहीं है। वॉकिंग देख लो, ठीक है, और बहुत सारे हैं, रॉकेट कॉइल देख लो, रॉकेट देख लो, गन रिकॉलिंग देख लो, वॉकिंग देख लो। अरे मान ले लाला, चलेगा, चला लूंगा। मान ले ये जो है एक बच्चा, ये एक रोड, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, मान ले ग्राउंड या रोड है, ठीक है, उस पे ये चल रहा है। अब मैं अगर एक कदम ऊपर बढ़ाता हूं तो मुझे अर्थ भी तो एक कदम उतना ही रिएक्शन देता है। मान ये आगे बढ़ा, ठीक है, मान ले ये आगे बढ़ा, ये यहां से यहां तक गया, तो ये जैसे आगे गया, तो ये जैसे अपना फोर्स आगे अप्लाई किया तो एक्शन आगे किया, उसके बाद इसको अर्थ जो है पीछे भी तो धकेलता है। चले धरती, अर्थ चले, तुम अर्थ पे कभी चलो। तुम जैसी एक कदम, तुम जैसे चलते हो तो तुम जितना एक्शन लगाते हो आगे जाने के लिए उतना रिएक्शन होता है पीछे। तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन हो गया न्यूटन थर्ड लॉ states that for every action there is an equal and opposite reaction. Okay, that's it. तो भाई वॉकिंग हो गया, स्विमिंग, आप स्विमिंग करते हो तो आगे एक्शन, तो रिएक्शन पे आगे जाते हो ना, आगे एक्शन, जैसे आपने एक्शन किया तो रिएक्शन आपको आगे भेज देता, एक्शन किया रिएक्शन आगे भेज दिया। रॉकेट हो गया, अब जो रॉकेट है, रॉकेट जो उड़ता है उसके पीछे से क्या निकलता है, उसके पीछे से क्या निकलता है भाई सर,
बताओ बताओ, उसके पीछे से क्या निकलता है? रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है, उसके पीछे से क्या होता है? रिएक्शन निकलता है। तो रॉकेट हो गया, तो एक्शन आगे करा, रिएक्शन कितना पीछे हो गया। गन रुकल, गन को ऐसे किया, गन को ऐसे किया तो आगे एक्शन पीछे रिएक्शन, सिंपल है। ये हो गया भाई साहब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ, ठीक है।